Hello friends, so this is Anish Dikshit, semi-registered analyst and the founder of Equity Analytics. हमने पिछले सेशन में देखा पार्ट 1 में कि कंपनी क्या होती है, उसके बाद प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। यहाँ से हमने चालू किया था कंपनी, उसके एग्जांपल्स, व्हाट इज द प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ कैसे आता है कंपनी का, और लिस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कौन से है, एनएससी बीएससी। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक इंडेक्सेस का क्या यूज़ होता है। यहाँ से अपना आज का सेशन चालू होगा। सो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस आर यूजफुल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। फर्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स ऑन मनी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट अगेंस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज गोल्ड और डेट। जैसे कि अगर आप देखें, सपोज ये है ईयर 2020 और आप इन्वेस्ट कर रहे हो पिछले 10 साल से, तो 2010 में से आपने चालू किया एंड यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज़ लाख, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, तो ये 10 सालों में आपको रिटर्न क्या मिला है। सपोज इसकी वैल्यू अभी हो गई है 3 लाख रुपीज़। ये है 3 लाख, तो आपने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए, तो ये कुछ तो रिटर्न बना है जो आपको इतने सालों में मिला है। बट अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे कंपेयर। ये तो है आपका इक्विटी का रिटर्न, इसके हिसाब से गोल्ड का रिटर्न कुछ होगा, और मे बी रियल इस्टेट। सपोज रियल इस्टेट में आपने एक फ्लैट लिया था किसी भी पुणे या मुंबई सिटी में, जैसे कि पुणे में आपने एक फ्लैट लिया था 2010 में, तब अराउंड 2 BHK के फ्लैट्स की एवरेज एरिया में कीमत थी 25 लाख रुपीज़। जो कि 20 में हो गई अभी अराउंड 65 लाख। तो आपको ये जो है, दिस इज़ योर कंपैरिजन कि 10 सालों में आपका रिटर्न कैसे बढ़ा है। यहाँ 1 लाख रुपए का आपने बाय किया होता तो आपका होगा 3 लाख, यहाँ 25 का कुछ तो 65,000 हो चुका है। और गोल्ड का जो भी है, जैसे कि गोल्ड तब 25,000 का था, तो इमेजिनरी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और अभी कितना है गोल्ड कल 43,000, तो उसका इन्वेस्टमेंट का उतना रिटर्न है। अगर आपको इसके रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो आप ये परसेंटेज निकाल के कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिटर्न। जैसे आप देखोगे कि इक्विटी में आपका रिटर्न हुआ है 200 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे हुआ है 72% और यहाँ पे हुआ है 160%। सो आपका पिछले 10 साल में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न मिला है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये हमने क्यों किया, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर अपना था 2010 और अभी करंट ईयर है 2020। तो बेस ईयर से लेके यहाँ तक अपने को कितना रिटर्न मिला है, वो है इतना। ठीक है, मतलब 10 साल में आपका 200 टाइम्स ये हो चुका है। दिस इज द ओवरऑल रिटर्न, नॉट द CAGR रिटर्न। गोल्ड का है 72% और रियल एस्टेट का है 160%। तो ये हमें क्या बताता है कि
पिछले इससे कंपैरिजन किया तो अभी एक आफ्टर पर्टिकुलर टाइम अपने को रिटर्न कितना मिला है। या सो हम लोग देख रहे थे कि हमें कंपैरिजन करना है। तो लेट्स से कि 1 लाख रुपए का आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2010 में चालू किया था, वो हो गया 3 लाख रुपए। तो उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला हमने डाला यहाँ पे, एंडिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1/n। n मतलब क्या है, कंप्लीटेड ईयर। 2009 से 20 अभी चालू है, तो 9 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए हमने लिया 9 और -1, तो ये आ गया अपना 12.5% का बस CAGR रेट। सिमिलरली यहाँ पे 9 साल है, बस वो वैल्यूज़ के गोल्ड का आया 6%, इसका आया 11%। सो ये कंपैरिजन आपने क्यों की, क्योंकि आपके पास एक बेस ईयर था दैट इज़ 2010, और उस बेस ईयर को कंपेयर करके अभी तक का आपका 9 साल कंप्लीट का रिटर्न कितना है, उसकी वैल्यू ये है। तो उसका हर साल का अगर कंपाउंडेड ग्रोथ निकालेगा एट, तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो है इतना। तो बिकॉज ऑफ दिस एज अ बेस ईयर, एंड ये आपका था बिगिनिंग वैल्यू, ये था एंडिंग वैल्यू। तो वी कुड कंपेयर दिस टू इन न्यूमरिक टर्म्स कि कितना रिटर्न आया है। इंडेक्स का काम भी वही होता है कि आपका एक बेस ईयर ले और उसके हिसाब से आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का आपको कितना रिटर्न मिला है। सो निफ्टी का काम वही है कि कंपेरेबल बेसिस पे आपको बताना कि आपके रिटर्न का कितना आपको ये मिला है साल से साल तक का। So they provide historical comparison of returns on money invested in the stock market against other formats of investment such as gold or debt, जो कि हमने अभी देखा। They can also be used as a standard against which to compare the performance of equity fund। उसकी निफ्टी मान के चलो, लेट्स से निफ्टी का अगर अपने को देखना ही है तो CAGR कैलकुलेशन का था, लेट्स कहाँ पे मिलेगा, इन्वेस्टिंग। ये एक साइट आप देख सकते हो, मार्केट की काफ़ी सारे ग्राफ्स वगैरह टेक्निकल देखने के लिए आपको काम में आएगी। यहाँ पे आप निफ्टी टाइप करोगे तो निफ्टी का पिछले 10 से 15 साल का आपको वहाँ पे ग्राफ मिल सकता है। सो ये है ग्राफ निफ्टी का, इसको मंथली में लगाते हैं। सो 2010 का अगर देखा जाए, this is what 2000, सो अराउंड यहाँ से देखा जाए ये देखो आप 2010 या ये है वैल्यू है अराउंड 4800 4900, तो वो हो गया आपका बेस ईयर। सिक्स 4850 पकड़ के चलते हैं। और अभी रिसेंटली निफ्टी ने हाई मारा था अराउंड 12000 के ऊपर का, सो 12000 फॉर द टाइम बिंग लेते हैं।
सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आएगा आपका अराउंड 11%। तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो 11% का रिटर्न रहा है पिछले 10 साल का आप एवरेज निकालोगे तो ऐसे आप बेस ईयर रख के ओवर द पीरियड आपको कितना रिटर्न मिला है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो उसमें। इट इज़ ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और अ सेक्टर। सो इंडेक्स क्या करता है ओवरऑल जो है, इंडेक्स कैसे सिर्फ निफ्टी भी नहीं, अलग अलग सेक्टर के भी इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि सिर्फ बैंक्स का आपको देखना है तो बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स है, निफ्टी आईटी करके है, निफ्टी ऑटो करके है, तो अलग अलग सेक्टर के भी अलग अलग इंडेक्स है। तो आपको अगर किसी सेक्टर को कंपेयर करना है विथ ओवरऑल अदर एनी whatever index or any other available instrument तो वो भी आप कर सकते हो। बाद में स्टॉक इंडेक्सेस रिफ्लेक्ट हाईली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, वो ठीक है, मतलब वो तो सबको बताइए। मॉडर्न फाइनेंशियल एप्लीकेशंस such as index fund, index future, index option play an important role in the financial investments and risk management। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बाद में आएंगी, म्यूचुअल फंड वगैरह जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब इंडेक्स फंड क्या होता है वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे। इन इंडिया देयर आर 2 इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस राइट नाउ जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे। निफ्टी का जो है वो निफ्टी 50 बोलते हैं उसको, 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, और सेंसेक्स मतलब बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, वो 30 स्टॉक का इंडेक्स है। तो व्हाट इज़ निफ्टी 50 नाउ? निफ्टी 50 इंडेक्स इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाज बेंचमार्क ब्रॉड बेस्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स for Indian equity market. It represents the weighted average of 50 Indian companies। मतलब ये 50 जो टॉप कंपनियाँ हैं, मोस्टली अराउंड एक 12 सेक्टर्स है उसमें से निकाली गई है, तो वो कुल मिला के निफ्टी 50 बनता है। उसमें मैनेज कौन करता है कंपनी? इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, IISL, ये कंपनी उसको इंडेक्स को चलाती है, मैनेज करती है। IISL हैड अ मार्केटिंग एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी फॉर को ब्रांडिंग 2013। तो उसको पहले S&P निफ्टी बोलते थे, बट बाद में सिर्फ ये निफ्टी 50 हो गया क्योंकि उनका वो ब्रांडिंग एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, तो अभी उसको सिर्फ निफ्टी 50 बोलते हैं। द बेस पीरियड फॉर द CNX निफ्टी इंडेक्स इज 3 नवंबर 1995 को ये इंडेक्स चालू हुआ था, तो बेस ईयर वो 1995 नवंबर 8 मतलब 95 एंड का पकड़ते हैं, which marked the completion of the 1 year of the operations of NSE, and the base value of the index has been set at 1000। so 1000 बेस रख के, जैसे हमने अभी देखा एक बेस करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहाँ पे 1000 वैल्यू रख के बाद में यहाँ से कैलकुलेशन चालू हो गया निफ्टी का। सिमिलरली आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है, ऑल्सो ऑन द S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और BSE 30। It is a free float market weighted stock market index of 30 well established and financially sound companies listed on Bombay Stock Exchange। वहाँ 40-50 थे, यहाँ पे 30 है। 1986 का ये इंडेक्स है। The base value of S&P BSE is taken as 100 on the 1st April of 1979। तो उनका बेस ईयर था और वहाँ से वो कैलकुलेशन चालू हो गया। उसके बाद देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट में क्या क्या होते हैं। हमने देख लिया कि कंपनी क्या है, कंपनी के बाद वो लिस्टिंग मार्केट में क्यों करते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं लिस्टिंग के। बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उनके इंडेक्सेस निफ्टी, BSE, सेंसेक्स ये क्या है वो हमने देख लिया। मैं नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग कौन लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट तो है मैनेजर टू द इशू। द इशूइंग कंपनी अपॉइंट्स द मैनेजर टू द इशू। द मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन सब्सिडरी ऑफ कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक। बेसिकली जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है तो वो एक मैनेजर को अपॉइंट करती है। मैनेजर मतलब एक बंदा नहीं रहता, कोई इंडिविजुअल, इट्स अ कंपनी, उसको मैनेजर टू द इशू बोलते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच हो गया, सिटी बैंक हो गया, या फिर कोई और कंपनी। तो जो भी चीज़ें IPO में कंपनी को करनी पड़ती है मैनेज, कंपनी का IPO लाने में, उसकी जिम्मेदारी इस मैनेजर टू द इशू पे होती है। Then registrar to the issue. The registrar to the issue normally receive the share application from various collection centers. They recommend the basis of allotment in consultation with regional stock exchange for approval। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर हो गए हमारे तुम्हारे जैसे, हम लोग एक एक दो दो लॉट में अप्लाई करेंगे,
उनका सबका रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर मेंटेन करना, ये काम होता है रजिस्टर टू द इशू, और वो सब पास ऑन करते हैं मेन चीज़ों को, इंटरमीडियरी को. देन देयर इज अ अंडर राइटर. Underwriter is a person or organization who gives an assurance to the issuer to the effect that the former would be subscribed to the securities offered in the event of non-subscription by the person to whom they were offered. Thus, they stand as a backup. Underwriter मतलब क्या है? एज ए गारंटर होता है वो, कि अगर आपका IPO सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जितना भी IPO आपका कम सब्सक्राइब हुआ है वो शेयर्स वो खुद बाय करके एक एश्योरिटी देते हैं. इन रिटर्न वो कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं. देन बैंकर्स टू द इशू, क्योंकि शेयर्स को जब एप्लीकेशन करना पड़ता है तो सब पैसा वो बैंक में इकट्ठा करना पड़ता है. 8-10 दिन उसको प्रोसेस में लगते हैं, फिर जाके वो मार्केट में लिस्ट होता है. तो बैंकर्स मतलब जनरल अपने बैंकर्स, कोई भी बैंक हो सकती है, ICICI, HDFC, कोटक. सो दीज बैंक्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द एंटायर मनी, कीप इट इन द लॉक इन पीरियड. और जब भी किसी को शेयर अलॉट होगा उसको शेयर दो, या फिर वो अमाउंट रिलीज़ करके फिर उनके बैंक अकाउंट में डाल दो. वो इन्फॉर्मेशन रहता है बैंकर्स टू द इशू का. दैट इज़ द रोल ऑफ बैंकर्स टू द इशू. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा क्या क्या होती है? द फंक्शन ऑफ अंडर राइटिंग इज जनरली परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो हमने अभी देखा अंडर राइटर का, तो उसमें IFCI, IDBI, ICICI, LIC. तो दोज हु हैव बिग पॉकेट्स दे कैन डू सम गेम, क्योंकि अगर किसी हालत में वो इशू सब्सक्राइब नहीं होता तो ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आके उस इशू को खरीद लेगी. तो ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स का काम होता है. बाद में है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. जैसे भी कोई भी IPO आता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स पे, तब जाके वो पब्लिक तक बात पहुँचती है कि किसी नई कंपनी का IPO आ रहा है, और उनकी तरफ से बोली लगती है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए. देन यू हैव डिपॉजिटरी और DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. और डिपॉजिटरी क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच ऑफर्स द सर्विस ऑफ डीमैट अकाउंट. जस्ट लाइक द वे यू कैनॉट वॉक इन टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस. पहले ज़माने में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने से पहले एक ऐसा बाज़ार जो बनता है नॉर्मल, अपना मंडी बाज़ार, अपना सब्जी मंडी वाला बाज़ार, वैसे बाज़ार बढ़ता था. लोग अपने अपने शेयर हाथ में खरीद के लेके खड़े होते थे, और एक दो लोग उसके ऊपर जोर से बोली लगाते थे कि मैं इस शेयर के लिए दूंगा 112 रुपये, मैं दूंगा 115, मैं बोलूँगा 120. तो जिसकी ज़्यादा बोली लेगी उसको पहले शेयर मिल जाता था. बट अभी सब इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, तो इसलिए ऑल द प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड. तो यू नीड सम काइंड ऑफ इंटरमीडियरी, कि आप डायरेक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाके नहीं कर सकते कि मुझे शेयर दो. तो इसलिए आप डिपॉजिटरी के पास जाते हो जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट रहता है. सो ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट निकालना पड़ता है, वो होता है डिपॉजिटरी के पास. दैट इज़ द रोल ऑफ डिपॉजिटरी. National Stock Exchange Office trading account. You cannot walk into the depository to open demat account. To open a demat account, you need a license with a depository participant. A DP helps you to set up demat account with depository. तो depository कौन है? अभी इंडिया में दो ही है, CDSL and SDL. तो ये basically through sub brokers you can open account in this depository, जहाँ पे आपके शेयर्स रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. Depository participant or DP, it acts as an agent to the depository, can be described as an agent to the depository. They are the mediators between depository and the investor. You cannot directly interact with SDL, CSDL, क्योंकि उनका सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम रहता है. You need to license with DP to open the maintain demat account. और ये DP कौन कौन है? तो जो भी ब्रोकर्स आपको पता होंगे, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज, शेयर खान. तो ये सब लोग हैं वो जो है DP. तो वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं और आपके शेयर्स CDSL NSDL में रिकॉर्ड की तरफ से भेजते हैं. अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NBFCs कैन बिकम DP. मतलब DP कौन कौन बन सकता है? एनी बैंक्स, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर जो है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC, ये लोग DP बन सकते हैं. एंड DP बनने के बाद आप उनके पास जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो. उसके बाद है ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स.
ब्रोकर्स क्या है तो आपको पता ही है, मोस्टली जिसके पास जाके आपको अकाउंट खोलना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए, वो सब ब्रोकर्स लोग हैं। एंड सब ब्रोकर इज़ बेसिकली उनकी तरफ से एक फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है किसी को बिज़नेस करना है तो। एक आदमी है जिसको बिज़नेस करना है, उसके कॉन्टैक्ट्स है खुद के 50-60 लोगों के पास, तो वो उनको हेल्प करेगा कि आप वहाँ पे आके एक अकाउंट खोल लो, और उसको उसके हिसाब से डीपी की तरफ से कुछ कमीशन मिलेगा एज ए कमिश्नर एजेंट दे वर्क। जैसे कि हमने ब्रोकर्स के एग्जांपल लिए थे, एंजल, लाइसेंस या सिक्योरिटी, मोतियार, उसवाल, HDFC, शेयर खान, एडलवाइज, ये सब नाम हैं ब्रोकर्स के। आजकल थोड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग का ज़माना है, तो आपने ये नाम भी सुने होंगे, ज़ीरोधा, 5 पैसा, सैमको, सैस ऑनलाइन। तो दीज आर द नेम ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो ये हो गया ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, जहाँ पे जाके आप अपने डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और या अगर आपको बाकी कुछ जानना हो तो आप हमें वेबसाइट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी वेबसाइट पे मौजूद है, दिया हुआ। यू कैन गो एंड जस्ट चेक liquidyanalytics.in। वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मेरा खुद का सेबी रजिस्ट्रेशन है, और हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज भी रन करते हैं। तो आपको अगर सीखने के साथ साथ कुछ हमारी तरफ से पेड एडवाइस भी चाहिए ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।